Hello everyone. Today we are starting our third lecture of thermodynamics. So we are writing our unit, that is the thermodynamics 1, and this is our lecture 3. Okay. So last lecture we have discussed what is zeroth law, first law, like this. Okay. And we are also discussed about the what is heat. Okay na? So it is what? Heat is one type of energy. It is one type of energy which can be transferred due to the temperature difference. Okay na? Due to the temperature difference, and from high temperature to low temperature. Okay, this is the main thing of the heat. सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, क्या क्या जीरोथ लॉ देखा, फर्स्ट लॉ देखा. ओके, अभी ये लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, और ऑल्सो हमने क्या क्या देखा था, हीट भी देखी थी कि हीट क्या रहता है. हीट एक्चुअल में क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र की ट्रैवल होती है ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस. उसके अगर टेम्परेचर का चेंज है, दो बॉडीज है, उसके टेम्परेचर अलग अलग है, तो हीट ट्रैवल करेगी कहाँ से, तो हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी. अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है मतलब ज़्यादा है और एक का बहुत कम है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर है जिस बॉडी का, वहाँ से लो टेम्परेचर वाली इस हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वहाँ पे ट्रैवल करेगी. मतलब यहाँ से ये बॉडी से ये बॉडी तक हीट ट्रैवल करेगी. ओके, now our main topic today is, I am writing here, conversion of heat into work. Conversion of heat into work. सो देखो, पहले तो हमने हीट तो देख लिया. अभी हीट क्या रहता है, वी नो हाउ व्हाट इज हीट. ओके ना, हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, एंड वर्क इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी. बट व्हाट वर्क मतलब एक तरह का काम, मतलब समथिंग इज डूइंग. ओके ना, अगर कोई हो रहा है मतलब मैकेनिकल वर्क हो सकता है, कोई और चीज़ का भी वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है. ओके ना, मैकेनिकल वर्क हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई बॉडी है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ लिफ्ट हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क हुआ है. उसको यहाँ से यहाँ लिफ्ट करने में कोई ना कोई तो वर्क हुआ है. मतलब वो ये पॉइंट पे है और ये पॉइंट पे उसको लाया ऐसा, तो यहाँ से यहाँ उसके लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा हमें, मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ा, उसी को हम लोग वर्क बोलते हैं. ओके ना. सो उसी का अभी हमें हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. दैट मीन्स हाउ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. सो वी आर डिस्कसिंग वन एक्सपेरिमेंट हियर. ओके ना, लाइक सिंपल एक्सपेरिमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in ancient times like stone age, okay, that time man discovers fire from the stone. okay, मतलब पुराने ज़माने में जो बहुत पुराना, ओके, वो टाइम पे पहली बार आदमी ने जो फायर, अपना जो आग रहता है, आग, वो कैसे डिस्कवर की थी, तो उसने दो स्टोन्स लिए थे. ओके, ये स्टोन्स को उसने एक दूसरे पे रब करने के बाद उससे वो मिला है. तो वही एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे करना है. तो उसके वजह से क्या होता था, उससे फायर निकल रही थी. तो फिर वही हमें यहाँ पे देखना है. ठीक है ना, ये दो हमने स्टोन कंसिडर कर दिए. ठीक है ना, ये एक स्टोन है, ये सेकेंड स्टोन है. ठीक है, अभी दोनों को हम रब करेंगे. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर टेकिंग टू स्टोन्स, एंड when we rubbed these stones, then there is a friction is created. okay na, when we rub these and these stones on each other, then there is a friction is created. okay, that means two stones are rubbing on each other, then there is some friction. okay, मतलब क्या है, देखो दो स्टोन्स हमने ले लिए, दोनों का भी सरफेस रफ है, ये कोई ये नहीं है नॉन फ्रिक्शनलेस, मतलब ये नहीं है, फ्रिक्शन है इसके बीच में. ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, मतलब ये दोनों भी रफ सरफेस है. अगर एक रफ सरफेस दूसरे रफ सरफेस पे अगर हम लोग रब करते, मतलब रबिंग प्रोसेस. ओके ना, रबिंग बोलते हैं, मतलब रब करते एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, उनके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन क्रिएट होगा. ओके, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म होगा. ओके ना, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो वर्क परफॉर्म होने वाला है. ओके, तो उस वर्क की वजह से क्या होगा, दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू, दैट इज दिस वर्क इज व्हाट, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन. ओके, सो दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी. ओके, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, ड्यू टू विच व्हाट इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब क्या है, देखो
हमने 2 स्टोन्स लिए थे, दोनों का भी शेप देखो कैसा है, ऐसा मतलब उबड़ खाबड़ ऐसा कैसे भी, ओके ना, तो मतलब रफ सरफेस है। तो दोनों एक दूसरे पे हम लोग रब करेंगे। जैसे अगर रफ सरफेस एक दूसरे के ऊपर रब करती है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, ओके ना। तो इस फ्रिक्शन को अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वर्क भी परफॉर्म होगा, ओके ना। मतलब ये जो हीट निकलती है उसके वजह से कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म होगा। तो उस वर्क का देन कन्वर्जन कहाँ होगा, दैट इज अ वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज क्रिएटेड एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच व्हाट हैपन, टेम्परेचर गेट्स इंक्रीजेस। मतलब जो वर्क होने वाला है वो वर्क बाद में किसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होगा, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंटरनल मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके जो कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से बना रहता है, ओके ना। बहुत सारे छोटे 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 से मॉलिक्यूल्स रह गए, वो कंबाइन करके एक पूरा सब्सटेंस बनता है, ओके। तो ये मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वर्क, ओके। ड्यू टू विच इंटरनल एनर्जी जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, ओके। तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा, ओके ना, टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, यही सेम एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू परफॉर्म दिस सेम एक्सपेरिमेंट इनसाइड द वाटर। इफ यू कंसिडर द सेम एक्सपेरिमेंट, दैट इज दिस इज वन स्टोन, this is also one stone and we have to rub it the same way, but here we consider no medium, that is a air medium is here, okay। बस एयर मीडियम था और हमने इसको रब कर दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, बट यहाँ पे अभी मीडियम क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम मीडियम कंसिडर करते हैं, एक इसको हमने एक कंटेनर या फिर एक बीकर कंसिडर कर लो, ठीक है ना। उसके अंदर ये 2 स्टोन्स हमने रख दिए, ये दोनों स्टोन्स, और ये पूरा भर दिया हमने वाटर से, ओके ना। इसमें लिक्विड है, पूरा वाटर भर दिया, ठीक है। ये पूरा हो गया और इसको हम रब करेंगे दोनों को भी, स्टोन्स को, ठीक है। मतलब अभी क्या हो गया, हमने इसको मीडियम चेंज किया। अभी मीडियम क्या है यहाँ पे, पहले एयर था, अभी ये वाटर है, मतलब लिक्विड मीडियम हो गया, ठीक है। सो मीडियम इज चेंज्ड। नाउ वी अगेन rubbing these stones on each other, okay। then again frictional force is there, and against the frictional force there is work is done, and that work is converted into internal energy and temperature gets increases, okay। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीजिंग, हमने क्या यहाँ पे देखा है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हीट ये हो जाती है, ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। तो ये दोनों की वजह से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन में से फिर हीट क्रिएट होगी, तो हीट को फिर टेम्परेचर भी चेंज हो गया। अभी टेम्परेचर चेंज हो गया तो क्या हो गया, वो हीट जो क्रिएट होगी वो कहाँ से जाएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर वो ट्रैवल करेगी। तो एक टाइम आएगा इसका फिर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एट सम टाइम दिस टेम्परेचर ऑफ द स्टोन, ओके, टेम्परेचर ऑफ द स्टोन इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, मीन्स टेम्परेचर ऑफ स्टोन, ओके ना, टेम्परेचर ऑफ स्टोन इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ओके। ये परफॉर्म हो जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या होगा, हीट फ्लो चालू हो गया, क्योंकि हीट का डेफिनेशन ही क्या है, हीट इज अ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वो ट्रांसफर होगी, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो टेम्परेचर ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। और वो फ्लो कहाँ पे होगी वो भी हमने दिया है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी हायर टेम्परेचर कौन सा है, टेम्परेचर ऑफ स्टोन का टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर का टेम्परेचर कम है, तो स्टोन से वाटर तक हीट सप्लाई होती जाएगी, ओके। मतलब स्टोन है, इससे वो वाटर तक हीट सप्लाई होती जाएगी, और जैसे जैसे हीट इसके अंदर सप्लाई होती जाएगी तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि हीट इमिट कर रहा है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम पे आके वो पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों के भी टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। लेकिन इसमें परफॉर्म क्या होने वाला है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओके। यहाँ पे ये चेंज होने वाला है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो हीट था वर्क में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ओके ना, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो वो कैसे हो गया, यहाँ पे वाटर यहाँ पे गर्म होते गया, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ गई, ये थी इंटरनल एनर्जी। मतलब कुछ जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में चली गई है और कुछ है वो इसका टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हैं, ओके, वर्क परफॉर्म हो रहा है, ओके। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर वन मोर थिंग इज हियर, ओके। अभी हमने 2 केसेस हमारे हो गए। देखो पहले क्या किया था, हमने एयर कंसिडर किया था। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड मीडियम में इसको रख दिया, लिक्विड में वही परफॉर्म किया। पहले क्या किया था, 2 स्टोन्स लिए थे, दोनों को रब किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दोनों भी स्टोन्स, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क परफॉर्म होगा, और जो वर्क है उसका कन्वर्जन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी है
ड्यू टू विच अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, स्टोन का टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर के टेम्परेचर से, क्योंकि हम लोग इधर यहाँ पे बहुत रब कर रहे हैं, ज़्यादा रब करते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा। और एट वन टाइम क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ स्टोन इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है तो क्या होगा, अभी हीट है, हीट का तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि वो तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे ही वो कहाँ पे फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा। तो अगर हायर टेम्परेचर है तो उस बॉडी से वो लोअर टेम्परेचर की बॉडी तक वो फ्लो होगा। तो यहाँ पे वही हो गया, हायर टेम्परेचर स्टोन का है, स्टोन से वो वाटर तक यहाँ तक फ्लो होते गया। ओके ना। तो अभी हमें और एक चेंज देखना है इसमें कि ये जो पूरा हमने परफॉर्म किया वाटर में, अभी हम कंसिडर करते हैं कि वाटर तो यहाँ पे लिमिटेड था, तो मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद इसमें हीट बढ़ती गई। अब वी आर कंसिडरिंग दिस वाटर इज इन्फानाइट अमाउंट। ओके ना, वाटर इज ऑफ इन्फाइनाइट अमाउंट मीन्स बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। ओके ना, स्टोन्स बहुत छोटे हैं, मतलब अगर हम कैसे करें, यहाँ पे एक बिकर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये स्टोन्स इतने छोटे हैं, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे रब करेंगे, ठीक है, और जो हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब उसका हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हाई ऐसे हमने कंसिडर किया है, काउंट तो कर सकते हैं बट हमने ऐसे कंसिडर किया कि वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर। ओके नहीं है, तो अभी क्या होगा देखो, सो नाउ अगेन वी परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट, दैट इज वी आर रबिंग दी स्टोन्स, देन फ्रिक्शन इज क्रिएटेड, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन वर्क इज डन। ओके ना, तो जो हीट निकलेगी, अभी वर्क डन हो रहा है, इंटरनल कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी जो हीट निकलेगी वो हीट भी वही करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब स्टोन से वाटर तक ही जाएगी। बट दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो गया था, टेम्परेचर स्टोन का ज़्यादा था, वाटर का कम था, तो इसलिए ना स्टोन में से वाटर तक हीट कम जा रही थी, और इसलिए क्या होने लगा था, इसके अंदर हीट बढ़ रही थी, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, मतलब एक टाइम पे आने के बाद दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा था इन दोनों में। ओके, तो अभी क्या हम लोग करेंगे कि इसमें ये रब तो करेंगे, इसमें भी हीट परफॉर्म होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इन्फाइनाइट अमाउंट कंसिडर किया, सो इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा इसमें, कितना भी हम करें हीट, क्योंकि यहाँ पे जितने अमाउंट का हीट है उससे कई ज़्यादा अमाउंट का तो ये वाटर है, और ये इन्फाइनाइट अमाउंट है, मतलब वाटर खत्म ही नहीं होगा, वाटर कंटिन्यू चालू रहेगा इसमें, तो आते रहेगा, इसलिए वो ये चेंज ही नहीं होगा, इसलिए टेम्परेचर चेंज, देर इज़ नो टेम्परेचर चेंज। ओके, सो देर इज़ नो टेम्परेचर चेंज। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको नाम दिया गया है रिजर्वायर, और थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं हीट रिजर्वायर। ओके, रिजर्वायर मतलब what is the definition of reservoir? Reservoir is the hypothetical body which is having infinite mass capable to absorb or reject heat without changing the state। मतलब अभी क्या होगा, यहाँ पे तो ये हीट एब्जॉर्व कर रहा है, ये जो सिस्टम है वाटर का, ओके ना, तो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, पर इसका कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना प्रेशर बढ़ रहा है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज इस पर हो नहीं रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्वायर या फिर हीट रिजर्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आगे हमें बहुत काम आने वाले है कि रिजर्वायर क्या चीज़ है। ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हियर। ओके, सो क्या देखो, हमने क्या देखा था कि हमने ये सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया, बस हमने कंसिडर क्या किया है कि यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है वो इन्फाइनाइट अमाउंट पे, मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, इतना सारा वाटर है। तो अभी आप बोलोगे कि एक बीकर के अंदर इतना सारा इन्फाइनाइट कैसे हो सकता है, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते तो बीकर ही क्यों होगा, हम एक पाइप कंसिडर कर देंगे जिसके अंदर से कंटिन्यू वाटर खाली फ्लो ही होते जा रहा है, बस यहाँ पे ऐसे वाटर फ्लो होते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रब कर रहे हैं, तो कंटिन्यू वाटर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो इन्फाइनाइट ही कंसिडर करेंगे हम लोग, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लो ही होते जा रहे हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, अभी ये जो स्टोन्स है ये एक दूसरे पे रब करेंगे, रब होने के बाद फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट निकलेगी उसकी वजह से वर्क परफॉर्म होगा, और जो वर्क है वो कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जाने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। ओके ना, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसमें से हीट इधर जाएगी, पर हीट जाने के बाद भी इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फाइनाइट अमाउंट है, तो ये वाटर का टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। तो यही एक्चुअल में चीज़ है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि रिजर्वायर। ओके, मतलब रिजर्वायर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल बॉडी है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या है, इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल मीन्स
hypothetical मीन्स इमेजिनरी मीन्स जो एक्चुअल में नहीं है बट हमने वो इमेजिन किया हुआ है, एक्चुअल में नहीं है बट हमने मान लिया है कि ऐसे एक बॉडी है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बॉडी, मतलब एक्चुअल में उधर वो बॉडी नहीं है, बस हमने मान लिया है कि हाँ ऐसे ऐसे परफॉर्म हो रहा है ये बॉडी, इसको हमने रिजर्वायर नाम दे दिया, ठीक है। इमेजिनरी बॉडी हैविंग इन्फाइनाइट मास, इसमें क्या होगा इन्फाइनाइट मास, मतलब इसका मास भी इन्फाइनाइट होगा। देखो यहाँ पे वाटर भी हमने बोला इन्फाइनाइट अमाउंट, तो वो भी उसको बोला कि इन्फाइनाइट मास ऑफ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग हीट, एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग हीट, ओके ना। तो यहाँ पे ये परफॉर्म होगा कि मतलब क्या होने वाला, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी बॉडी है हैविंग इन्फाइनाइट मास, उसका मास भी इन्फाइनाइट है, ठीक है ना, और कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग हीट विदाउट अंडरगोइंग दी चेंज इन स्टेट, ओके ना। मतलब अगर ये हीट एब्जॉर्ब भी करता है या फिर हीट रिजेक्ट भी करता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ये ऐसे हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और रिजेक्ट भी करेगा, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई भी फिजिकल पैरामीटर चेंज नहीं होगा, मतलब इसका प्रेशर नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब साइज वगैरह सब सेम रहेगा, पर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट रिजेक्ट भी करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में भी दो चीज़ें हैं, एक हीट रिजर्वायर रहता है और एक कोल्ड रिजर्वायर भी रहता है, ओके ना। तो रिजर्वायर में भी हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक रहता है हीट रिजर्वायर, दूसरा होता है कोल्ड रिजर्वायर, ओके ना। एक होता है हीट रिजर्वायर, दूसरा होता है कोल्ड रिजर्वायर, ओके। तो हीट में क्या होगा, हीट परफॉर्म होती जाएगी, बढ़ती जाएगा, ओके ना। मतलब इसमें खाली हीट इमिट करेगा ये, ठीक है ना। हीट रिजर्वायर अगर हम लोग कैसे करें, यहाँ पे है हीट रिजर्वायर, तो इसमें क्या होने वाला है, हीट इसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं होगा। इस पर अगर आप कोई भी इसके हीट निकाल भी देते हो तो भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगी इसकी, कंटिन्यू हीट इमिट करते जाएगा। और कोल्ड रिजर्वायर क्या होगा, ये एब्जॉर्बिंग का काम करेगा, मतलब इसमें हम हीट सप्लाई भी करते तो भी ये कोल्ड है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके ना। इससे कोल्ड है कोल्ड रिजर्वायर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें से अगर हीट हम निकाल भी देते कितने भी अमाउंट में तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फाइनाइट मास है, मतलब इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है इसके अंदर, ये इन्फाइनाइट है, ये भी इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ कोल्ड है, मतलब कोल्डनेस इसमें बहुत ज़्यादा है, ओके। तो यही चीज़ है हीट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर में, ये फर्क है, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस ये, ओके। हीट रिजर्वायर व्हाट इज, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट रिजर्वायर, व्हाट इज कोल्ड रिजर्वायर, ओके। नाउ वी हैव आवर एक्सपेरिमेंट हियर, ओके। सो हियर वी परफॉर्म द टेम्परेचर चेंज ना, तो हीट रिजर्वायर में था, तो रिजर्वायर की वजह से क्या हो गया, इसमें कितना भी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट में और एक चीज़ हुई, वो मतलब क्या हो गया, देर इज नो चेंज इन स्टेट, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, और कोई किसी भी तरह का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डी थी, इसमें भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, ओके ना। इंटरनल एनर्जी में कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुई, ओके। तो फिर हम लोग उससे क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को हम जीरो बोलेंगे, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो उसमें चेंज हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में एक्चुअल में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई किसी भी तरह का ये चेंज नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ओके। तो अभी ये वैल्यू तो कंप्लीट ज़ीरो हो गई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बचेगा खाली। सो ये तो चेंज है खाली ना, तो हम लोग ये डी डी कंसिडर कर सकते हैं, ओके ना। चेंज को हम लोग दोनों भी तरफ ही चेंज है, तो चेंज से हम लोग डायरेक्ट कंटीन्यूअस लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो व्हाट इज इट मीन्स, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। मतलब टोटल जितना भी वर्क है विच इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, मतलब हमने जो हीट सप्लाई की थी वो उसका कंप्लीट वर्क हो गया, किसी भी तरह की उसमें इंटरनल एनर्जी नहीं है। नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया हमें कि जो कुछ होती है हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन परफॉर्म बाय द सिस्टम। ये दोनों चीज़ में वो डिवाइड हो जाते, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंटरनल एनर्जी कंप्लीट चेंज है, मतलब हमारे स्टेट में किसी भी तरह चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो बन गया,
ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू W. ओके, सो दिस इज अ थिंग. नाउ we have to discuss one more case, that is a more interesting case we have to discuss. Okay, so we will discuss like this. That means we have to change something here. Okay, that means यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे du 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है. मतलब जो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जिस जैसे ही रह रहा है, और मतलब फिजिकल पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे किसी भी तरह के. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी सेम बचा है, इसका प्रेशर भी सेम बचा, अब सेम सब कुछ सेम है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ है. ओके ना, सब चेंज सेम है तो कैसे बोल सकते हैं. इसलिए ये सिस्टम में कंटिन्यूस इनडेफिनाइटली रहेगा. ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनाइट टाइम के लिए. ओके ना, कंटिन्यू चालू 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 ही रहेगा. ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस है इसका कि ये कंटिन्यू इससे चलेगा. अभी और एक केस हम लोग कंसिडर करेंगे, उसमें हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चेंज मिलेगा. ओके, वो बताते हैं. So here we perform the experiment, same experiment like this. Okay, this is the infinite amount of water is here. Okay, okay, so there is 2 stones are there. Okay, some stones having the rough structure. Okay, due to which friction is created. Okay, work done is there. Okay, so heat is supplied from stone to the water. मतलब stone से water तक heat supply हो रहा है यहाँ पे. ठीक है ना, तो अभी हमें क्या चेंज करना है यहाँ पे. one more case is there. This is one case. Okay ना, case is there, special case. Okay, so what is that case? Same experiment, just we put that the temperature is constant. That means isothermal process. So isothermal process का एक है कि during the process if the temperature of the system is unchanged or same or equal और डज नॉट चेंज, देन इट इज़ नोन एज दी आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसमें क्या होगा, dt इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कंप्लीट 0 होगा, क्योंकि किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं है यहाँ पे, तो चेंज इन टेम्परेचर कंप्लीट 0 होगा. अभी ये चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, सो आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज दैट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, first law of thermodynamics, what is that, dq is equal to du plus dw. ओके, तो हमारे फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था हमें कि जो हमारा जो हीट सप्लाई करने वाला है विच इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दी वर्क डन परफॉर्म. ओके, तो इस स्पेशल केस में क्या होगा, हमारा ये जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 है. ओके, तो वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज वी नो हमारा जो इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है NCV/dt. तो CV क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है. ठीक, ओके, तो हमें यहाँ पे फिर क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, दैट इज अ du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt. मतलब अगर dt चेंज होता है, dt इंक्रीज होगा तो du भी इंक्रीज होगा, और dt डिक्रीज होगा तो du भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना, तो अभी हमें क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ सेम है, तो हमने क्या कंसिडर किया है, dt इक्वल टू 0. इफ dt इज इक्वल टू 0 देन du ऑल्सो इक्वल टू 0. ओके, ये भी बन जाएगा इससे. अगर dt 0 है, मतलब ये फॉर्मूला में अगर हम 0 डालते हैं तो ये वैल्यू भी 0 बन जाएगी, तो du भी 0 बन जाएगा. तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से du यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू हमारी कट हो जाएगी. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, dq इज इक्वल टू dw. सो दिस इक्वेशन इज देयर, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज दैट इज q इज इक्वल टू w. तो सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, दैट इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज completely converted into the work. Okay, there is no any part of the change in internal energy. तो ये चीज़ हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस में. अगर हम लोग ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर पूरी तरह से कांस्टेंट है, कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, तब ये कर रहे हैं. ओके, तो अभी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो टेम्परेचर है दोनों का भी सेम है. ठीक है ना, यहाँ पे सेम है, तो ये होने वाला है q इज इक्वल टू डब्ल्यू.
बट ये एक्चुअल में जब लैब में परफॉर्म किया तभी क्या हो गया, ये हम लोग ने जो आइसोथर्मल प्रोसेस रख दिया ना, इसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ गया, ओके ना। क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर सेम रखते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ तो चेंज होनी है, ओके ना। फिर तो इसलिए ड्यू टू दिस आइसोथर्मल देयर इज अ चेंज इन प्रेशर, एंड चेंज इन प्रेशर हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑल्सो चेंज इन वॉल्यूम, ओके ना। प्रेशर अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज ही हो जाएगा, ओके। दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इसलिए दोनों में भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टेट चेंज हो गया ना, क्योंकि हमारे प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। भले हमारा टेम्परेचर सेम है पर ये दोनों चेंज भी यहाँ पे आ गए, ओके ना। मतलब में प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते तो ये हमें रिजल्ट मिल रहे प्रेशर और वॉल्यूम। सो देर इज व्हाट, देर इज अ चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट इज देयर, ओके। चेंज इन स्टेट होने की वजह से क्या बोलेंगे, ये सिस्टम पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट कंटिन्यू इनडिफिनाइटली, ओके। बिकॉज अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर means when the system attain the atmospheric pressure, this process stopped। अभी ये हो गया कि ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। अगर स्टॉप हो रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू कैसे बोलेंगे, इट इज़ नॉट कंटिन्यू indefinitely, ओके। तो अभी देखो क्या होने वाला है। तो देखो क्या हो गया, हमने ये स्पेशल केस कंसिडर कर दी थी, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया था, यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिख दिया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू का हमने एक फॉर्मूला हमें मालूम है, एन सी वी डी टी। तो सी वी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज रहती है अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। तो हमें ये एक्चुअल में नहीं अभी डिस्कस करना है, हमें खाली ये चाहिए। तो डी यू का रिलेशन है डी टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम डी टी जीरो रखते हैं, मतलब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, डी टी जीरो है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, डी यू भी हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमें चाहिए था, डी यू जीरो है, हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू फर्स्ट लॉ में। तो डी यू जीरो होने की वजह से क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो मतलब हीट का जो सप्लाई किया है वो वर्क डन से सेम है, ओके। मतलब जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क उसमें परफॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। बट एक्चुअल में हमें रिजल्ट क्या मिले, यहाँ पे एक्सोथर्मल होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो गया। इसमें ना इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया, जो हमारी जो पहली जो कंडीशन थी कि ये इन्फाइनाइट अमाउंट में है सब, वो सब कंसिडर किया। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया और फिर इसका स्टेट भी चेंज हो गया। और ये सब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब मिला के स्टेट फॉर्म होता है ना। तो ये चेंज हो गया, इसका मतलब स्टेट भी चेंज हो गया, ओके। सो फिर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ये प्रेशर जब कंप्लीट एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। तो उसके बाद वो हीट का कुछ सप्लाई नहीं हो, वर्क परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोसेस पूरी तरह से रुक जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस स्टॉप होने की वजह से हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ नॉट कंटिन्यू इंडेफिनाइटली, मतलब कंटिन्यू चालू रहेगा ऐसा हम बोल नहीं सकते, ओके। क्योंकि लास्ट जो प्रोसेस देखा था उसमें क्या था, वो कंटिन्यू चालू ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे चेंज इन स्टेट नहीं था, ये कचरे कंस्टेंट चालू रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टेट आ गया है, ओके। स्टेट चेंज होने की वजह से ये प्रोसेस एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, स्टॉप होने वाला है। स्टॉप होने की वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो दिस इज अ कंप्लीट आवर टॉपिक दैट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब जहाँ पे हमने ये रब करने के बाद जो हीट क्रिएट होती है फ्रिक्शन की वजह से, वो हीट का कैसा वर्क हो गया, वर्क को इंटरनल एनर्जी में गया और इंटरनल एनर्जी टू परफॉर्म होते गया, ओके। तो यही है कि हीट का वर्क में कैसे परफॉर्म हो गया। एक हीट थी जिसके वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया, और टेम्परेचर चेंज होना इसी को वर्क बोलते हैं। यहाँ पे वही वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज अवर कंप्लीट टॉपिक। I hope you clear all these things, okay. Thank you very much.